बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। वरना आयशा जिस तरह कह रही है हमारे साथ करें, तो आप हमारे साथ अपनी सुबह का आगाज कर सकते हैं। आयशा आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लग नहीं रही, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। बड़ा आपने देख कर गए, ये देख कर आई हैं, अभी मुझे अंदर कॉम्प्लीमेंट देकर आई हैं। ये अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनम, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। और अच्छे लगते रहना ही काफी नहीं है, अच्छे लगते रहना ही काफी नहीं, अच्छे होना भी चाहिए, ये बड़ा जरूरी होता है। हमारी जो ज्यादातर फोकस होता है वही होता है कि हम अपेरेंटली सामने से फिजिकली अच्छे लगते रहें, लेकिन दिल जो है उनके अंदर कुछ और बड़े मैले होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि अंदर से भी अच्छा जब आप फील करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपकी आंखें ना आयनादार होती हैं आपकी रूह का, तो वो बता देती हैं। आप जितना मर्जी प्रिटेंड करने की कोशिश कर लें, तो ये बड़ा जरूरी है कि अंदर भी अच्छा फील करेंगे ना आप, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपने आप के साथ खुद ही जुल्म कर रहे हो। नेचुरल ना प्रिटेंड करने की जरूरत ही क्या है? अब किसी का नेचुरली अगर इस तरह से हो कि वो बुरा सोच रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है। तो लेकिन हमारे पास हमेशा मार्जिन होता है कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, इवॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने आप के साथ जुड़े रहना या रुक जाना जो है ना, वो एक स्टैग्नेंट या फिर एक ऐसे पानी की तरह हो जाता है जिसके अंदर से हमेशा बदबू आती रहती है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने ऊपर काम करते रहें, इवॉल्व करते रहें, ट्रांसेंड करते रहें। इस थॉट के साथ हम अपनी पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बताएं, जबरदस्त थॉट है आयशा की। पहली हमारी स्टोरी है कि पाकिस्तान के टॉप घुड़सवार उस्मान खान ने एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उस्मान खान ने फ्रांस में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल 3 स्टार इवेंटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है और अपने घोड़े एडन ऑफ द वर्ल्ड के साथ CCI 3 स्टार लॉन्ग फॉर्मेट में 59 राइडर्स में मजमूई तौर पर 6ठी पोजीशन उन्होंने हासिल की। क्या बात है जनाब उस्मान की, वो इवेंट में सबसे ज्यादा नुमाया एशियाई राइडर भी साबित हुए हैं और इस शानदार कारकर्दगी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल इक्वेस्टेरियन फेडरेशन की कवायद के मुताबिक एशियन गेम्स के लिए दरकार कम अज कम अहलियत का मयार हासिल भी कर लिया है। और इस मुकाबले के तीनों रोज पाकिस्तान और भारत के राइडर्स के दरमियान भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का स्पोर्ट है, मैं हमेशा ये कहती हूँ। और मैं मोस्टली हमने फिल्म्स में नहीं, मैंने की नहीं, मुझे शौक था लेकिन मैंने की नहीं। अगेन ये भी लगता है, ये भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैं कभी घोड़े पर बैठी नहीं हूँ इस तरह से ना। अच्छा, नहीं, राइडिंग के लिए जब बैठे हैं ना, तो आपको डर लगा था? हाँ, थोड़ा सा लगता है जब आप उस पर सवार हो रहे हो, क्योंकि हमारे कौन सा रोजाना की रूटीन है ना, हमारी कोई ऐसी प्रैक्टिस है। लेकिन हाँ, मैं एंजॉय किया, मैंने एंजॉय करते। लेकिन मैं हमेशा इसको समझी बहुत हीट किस्म का शौक है। अगर आप इंटरनेशनली मूवीज में देखें या वैसे खबरों में देखें, तो आपको रॉयल फैमिलीज जो है ना, वो उनके घर वाले या उनके बच्चे या उनके प्रिंस जो है ना, वो अक्सर घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम करें, उनमें से उस्मान भी एक हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट उस्मान, अल्लाह करे आप इस तरह से पाकिस्तान का नाम और भी रोशन करें। और जिस मुकाबले में आप जा रहे हैं ना, वो मुकाबला जो है वो बस ज़बरदस्त किस्म का रहे। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आगे बढ़ जाते हैं। मराकश से खबर है जहाँ पर सोशल मीडिया से एक एहतजाज जो है वो शुरू होता है, फिर वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। आपको पता है इससे पहले भी हमने कई ममालिक में इस तरह देखा है। मुल्क में 4 रोज से जेन जी 212 के नाम से होने वाले मुजाहरे पुरतशद्दद झड़पों में तब्दील हो गए और मराकशी नौजवानों की क़यादत में शहरी बेहतर समाजी खिदमात और बदउनवानी में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। अगेन जेन जी सड़कों पर हैं, एक और सड़कों पर है। भाई ये मुझे लगता है पूरी दुनिया में जितने भी हुक्मरान हैं ना, उनको ज़रा देखना चाहिए कि जेनजी को उनको टैकल किस तरह से करना है। और जेनजी जो है ना, वो डेफिनेटली वो जनरेशन है जो दिल के अंदर बात नहीं रखते हैं, उनको चुप नहीं करवा सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट जेनजी यहाँ पर भी है ना, सेफ साइड पे हो जाती है। जेनजी डेफिनेटली यहाँ पर है भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी तादाद में है। देखिए वो मिलेनियल्स या हमारे से पहले वाले बूमर जो थे ना, उनको आप कह देते थे, बड़े कहते थे चुप करके बैठ जाओ, तो हम चुप करके बैठ जाते थे। दे आर वोकल। जेनजी जो है ना, वो कहते हैं नहीं भाई यहाँ पर बैठे हमारे साथ बात करें, मेरी फीलिंग्स के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। तो जब फीलिंग्स के बारे में बात करने की बात आएगी और वो अपने इर्द गिर्द नाइंसाफी और इनजस्टिस देख रहे हैं, तो दुनिया के अंदर अब हमें मिसालें मिल रही है। रिसेंटली आपको पता है बांग्लादेश में ये हुआ, बांग्लादेश में अब यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि 212 जेनजी का जो एहतजाज है ना, वो सामने आ रहा है। एंड देन जेनजी इतनी बड़ी तादाद में होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जज्बाती भी होते हैं ना थोड़े से। जज्बाती तो हमारी कौम भी थी, लेकिन हमारी कौम नहीं, हमारी जनरेशन भी थी, लेकिन हम कहीं ना डांट डपट जब हम होती थी तो हम चुप कर जाते थे। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से आपको खबर देते हैं, जहाँ पर शटडाउन की वजह से इस वक्त एक हलचल मची हुई है। नासा जो है वो बंद हो गया है, लाखों मुलाजमीन को छुट्टी पर भेज दिया गया है। और ये हुआ क्यों था कि सेनेट में अखराजात का बिल मंजूर नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब हुकूमत का काम जो है वो रुक चुका है। वहाँ पे भी अखराजात के
मसले होते हैं। डेफिनेटली ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स की फंडिंग रोक दी है। यहाँ बैठ के लग रहा था पाकिस्तान में हमें ही शायद पैसों के मसले थे। बहरहाल जी, नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इदारे की बंदिश का ऐलान किया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि फंडिंग की मुअत्तली के बाद इदारे की तमाम सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं और इदारे के 15,000 से ज़्यादा मुलाजमीन जिनको आर्जी तौर पर फारिग कर दिया गया है। अब नासा ने यह ऐलान भी किया है कि सिर्फ वही महदूद अमला ड्यूटी पर मौजूद रहेगा जो ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिन्हें रोकने की सूरत में खलाबाजों की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, आपने जो बात की ना कि हमें लगता था हमें पैसों के मसले होते हैं, अमेरिका वो कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जहां पर होमलेसनेस सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है अमेरिका में रहने वाले अमरीकियों की जिनके अकाउंट में $1,000 तक हैं ही। और अमरीका सबसे ज़्यादा बहुत बड़े मसले दुनिया में मकरूज भी है, वो डेट टू जीडीपी रेशियो बड़ी मैटर करती है, तो वहाँ पर वो बड़े मसले हैं। खैर जी, ये भी कहा गया है नासा की जानिब से कि ऐसे हसास ऑपरेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो खलाबाज जो इस वक्त स्पेस में मौजूद हैं उनकी जानों को खतरा हो सकता है, तो सिर्फ वही वाले मिशंस जो है ना वो काम कर रहे हैं। लेकिन अपडेट ये आई है कि 7.5 लाख विफाकी मुलाजमीन जो हैं वो जबरी छुट्टियों पर चले गए हैं। कैपिटल हिल और कांग्रेस की लाइब्रेरी जो है वहाँ वो उसको भी बंद कर दिया गया है मेहमानों के लिए, और शटडाउन से फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर होगा। और इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना, ट्रंप इंतजामिया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा है, और वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर माफ़ कीजिएगा काम को कंटिन्यू नहीं किया गया तो सबको फारिग कर दिया जाएगा। ओ, ये देखिए ना, अब कितने सारे लोग हैं जो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। फिलहाल तो उन्होंने आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है, लेकिन अगर यही बहरान, इसको हम कहें, अगर यही कंटिन्यू रहा तो ज़ाहिर है इतने सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। फिर अमरीकी सरकार उनको नौकरी किस तरह से देगी, फिर हम देखेंगे कि व्हाइट हाउस का काम कैसे चलता है या कैपिटल हिल का काम कैसे चलता है। बट डेफिनेटली ट्रंप जो है उनको दुनिया भर में तनकीद का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसियों की वजह से अमरीका के अंदर से भी काफ़ी आवाज़ें उनके उठ रही हैं। अच्छा जी, बहेरा अरब से आपको खबर दे जहां पर समंदरी तूफान का निज़ाम, एक सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है। महकमा मौसमियात ये बता रहा है, हम अपने मुल्क की बात करें कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, कि कराची से ये सिस्टम 340 किलोमीटर जनूब मशरिक की तरफ है। समंदर में इंतहाई तुग़यानी की पेश गोई है। माहीगीर जो है उनको कहा गया है कि वो समंदर में ज़्यादा गहराई में ना जाएं, उनको ये हिदायत जारी कर दी गई है। और जबकि भारतीय गुजरात जो है वहाँ पर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे मौसम पर हमने बात करनी है आगे जाकर, क्योंकि कराची का जो मौसम, तो आप कह रही हैं अभी ना करें हम? नहीं, मैं कह रही हूँ कर लें, थोड़ी सी कर लें, इजाजत आपने वैसे मांगी नहीं है, चलें, लेकिन आपने कर ही लिए। ये हमने बड़ा अच्छा किया। नेक्स्ट टाइम जी मैंने इनसे इजाजत लेके बात करनी, आप लोग गवाह रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मजाक से हटके, कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आप अगर माहीगीर हैं, अगर आपका रोजगार जो है वो जुड़ा हुआ है समंदर से, तो अब फिलहाल जब तक ये अलर्ट मौजूद है आपने देख के जाना है ना, मौसम को देख के जाना है, डेफिनेटली ये बड़ा जरूरी है। खैर जी, एक और मामला है जिसके ऊपर हमें सिर्फ नजरें नहीं फेरनी चाहिए बल्कि देखते रहना चाहिए। माइक्रोस्कोप से मैं कहती हूँ कि देखना चाहिए, क्योंकि अब ये सिचुएशन हो चुकी है कि वहाँ पर कहत साली है, और जो लोग मदद करने के लिए जा रहे थे गजा में रहने वाले फ़लस्तीनियों की, उनके साथ भी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो है ना वो पेश आना शुरू हो गए हैं। जान हथेली पर रखे गए बहुत सारे लोग, जिसमें पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक भी शामिल हैं। तो अब इस्राएली फ़ौज ने गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला कर दिया है, और इस्राएली बहरिया ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कई कश्तियों पर धावा बोलकर उन्हें तहवील में ले लिया है। वहाँ पर जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया है इस्राएली हुकाम ने, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको मुल्कों में वापस भेजा जाएगा। इस्राएली वजारत खारजा ये बता रही है कि हिरासत में लिए गए अफराद में मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, आपको पता है कि वो भी बड़ी एक्टिव रही हैं बहुत सारे मामलात में, और इस फ्लोटिला में भी शामिल थी, उनको भी हिरासत में लिया गया। इस्राएली हुकाम ने यह भी दावा किया है कि ग्रेटा थनबर्ग समेत तमाम कारकुन जो हैं वो महफूज हैं। डेफिनेटली उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब ये नहीं कर सकते कि गजा में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर वो हमले करते रहें, उनकी शहादतें करते रहें और दुनिया कुछ ना बोले। जब बात आती है इस तरह के एक्टिविस्ट की या बड़े बड़े नामों की, तो इसराइल इतना अभी आगे नहीं गया। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है ये पहली मरतबा नहीं है कि वो जा रही थी इसराइल गजा के लोगों की मदद करने के लिए। इससे पहले भी जब वो जाने की कोशिश कर रही थी तो उनके ऊपर अटैक हुआ था और उनको वापस आना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक मरतबा फिर से गई। उनके साथ और भी बड़े एक्टिविस्ट मौजूद थे, पाकिस्तान की तरफ से भी एक वफ्द जो है वो उसके अंदर मौजूद था। लेकिन अब इस अटैक के बाद और इन गिरफ्तारियों के बाद
पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस फ्लोटीला पर इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, जबकि यूनान, इटली और तुर्की समेत कई ममालिक में अब एहतजाज भी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम अमरीकी सदर ट्रंप की बात करें तो उनका जो गज़ा प्लान है इस वक्त हर तरफ खबरों में है। डेफिनेटली हम भी उसके ऊपर अपने शोज़ में बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमास को रद्द-ए-अमल देने के लिए 3 से हम 4 दिन दे रहे हैं, ये उनकी डेडलाइन है, जबकि हमास ने इस मंसूबे में गैर मुसल्लह होने की शिक जो है उसके अंदर तरमीम का मुतालबा किया, विच इज़ वेरी मुझे लगता है कि फेयर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमास बिल्कुल ही हथियारों के बगैर होकर बैठ जाए, तो इसराइल के लिए तो बिल्कुल सिटिंग डक्स बन जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। इसी पर बात करने के लिए, सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब। कुसूरी साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो आपका मैं स्टांस जानना चाहूँगी, आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगी। फ्लोटिला जो जा रहा था गाज़ा की तरफ इमदाद लेकर, उस पर अटैक किया गया इसराइल की तरफ से, और उस पर जो लोग मौजूद थे उस फ्लोटिला में, जिन जिन ममालिक के लोग मौजूद थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, इसराइल कुछ भी इंसानियत सोच काम कर दे, अगर आप मुझे कोई और ख़बर सुना दें तो जब जर्मनी में हिटलर का हुक्मरानी थी उसका ये ख्याल था उसकी कोई पूछ गछ नहीं होगी। अमूमन जब लोग इतनी फरावनियत में होते हैं वो ये समझते हैं कि उनका कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए कहा करते थे, ग्रीक सेइंग थी, whom that gods wish to destroy he first makes them mad। ये पागलपन है और कुछ भी नहीं। ये ठीक है, इस अमेरिका की पुष्पनाही है, मैं मानता हूँ कि इसराइल अमेरिका का इंटरनल पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी नहीं, एक्सट्रीम राइट जो क्रिश्चियंस हैं पर्टिकुलरली रिपब्लिकन पार्टी के, लेकिन इसराइल को याद रखना चाहिए हालात बदलते हैं, और जो उसने कतर पे हमला किया है उसके नतीजे में एक जौहरी तब्दीली आई है। ये छोटी बात नहीं कि जिस 100 साल से अमेरिकन गारंटीज थी और उन्होंने ज़रूरी समझा सऊदी अरब ने कि पाकिस्तान के साथ वो सिक्योरिटी अलायंस कहीं, तो कोई तो वजह होगी ना। इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा था कि इस वक्त की जो सिचुएशन है इसराइल इस गलत फहमी में है, लेकिन जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा है मर्ग मफाजात, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था। कभी सोचा है कि 7 मुल्कों पे हमला किया इसराइल ने, मुसलमान मुल्कों पे? क्या उन्होंने किया? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कमज़ोर हैं, और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, जब आप कमज़ोर हो, और अभी भी जितनी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं कमज़ोरी के, एक यू स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। इनकी एक ताकत है जो मैं इतने अपने सामीन को, नाज़रीन को इतना नहीं डिमोरलाइज करना चाहता, वो है डिप्लोमेटिक ताकत। उसमें सऊदी अरब ने बहुत कलीदी रोल अदा किया है। फ्रांस के साथ मिल के मीटिंग बुलाई है, इतने मुल्कों ने उसको रिकग्नाइज कर लिया है। लेकिन इसराइल इस वक्त, ये देखें, वो इसराइल के जो वज़ीर आज़म है वो इसराइल का नहीं सोच रहे, वो सोच रहे मैं जेल ना चला जाऊं, क्योंकि उनके खिलाफ इतनी नफरत है। और अब तो हो सकता है कि झूठ बुला के कुछ उन्होंने अपने हक में भी लोग किए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये अंग्रेजी में कहा जाता है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल द पीपल ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। Some of the people all the time, all the people some of the time, but not all the people all the time। इन्होंने जो किया है, जवाब आ गया है कि ये सऊदी पाकिस्तान अलायंस के तो पहला है खतरा। आपका क्या ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कहा है कतर को कि जी आइंदा कभी नहीं होगा, और माफी भी मांगी है ना इस्राइली वज़ीर आज़म ने, चाहे दोस्तों में हो, किसी के दरमियान ट्रस्ट अगर बाल आ जाए तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अभी जो है कमजोरी समझे या डिप्लोमेटिक समझे, और वो जो कहा जा रहा है कि जी वो वेलकम किया गया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया, उसकी मुख्तलिफ तौजीहात दी जा रही हैं। अगर आप सवाल पूछेंगी तो मैं जवाब दे दूंगा। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आती हूँ, लेकिन अभी तक मैं उसी पॉइंट पर हूँ। वो जो आपने बात की ना इकबाल की है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मोमिन ने इकबाल ने मोमिन का ये भी कहा है कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक़ को बातिल तो फौलाद है मोमिन। अब इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो डेफिनेटली हमारे एंड पर भी बहुत सारी खामियां, इस्लामी ममालिक या इस्लामिक वर्ल्ड के एंड पर भी बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन कसूरी साहब, आपने जो हिटलर और उसने जो होलोकॉस्ट किया उसका जिक्र किया कि हिटलर को भी ये लगता था कि उससे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 6 मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग दैट एरा।
تو کیا اس کے لیے ہمیں بھی اتنا خدا نخواستہ انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد ہی ہم جائیں، یا اسلامک ورلڈ جائے، یا دنیا جاگے اور جا کر غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی آواز بنے؟ نہیں، میرا اپنا تجزیہ ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آلسو، ناٹ جسٹ ڈپلومیسی. میں نے تو اس میں خیر فارن منسٹر میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، لیکن بیسکلی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ پالیٹکس. تو میں نے جو اسٹڈی کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس کا جو اینڈ ہوتا ہے، اگر وہ اس خیال میں رہے، جیسے میں نے آپ کو گریک سینگ کہی، whom that gods wish to destroy they first make them mad. جب پاگل پن کی آپ حد پہ آ جائیں تو انجام اچھا نہیں ہوتا. بھئی کتنی دیر پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ چلے میں اس کا بھی ایک جواب دیتا ہوں. سپوزنگ کہ ٹرمپ صاحب ابھی تو 3 سال کے لیے ہیں، سپوزنگ وہ 10 سال رہے، وہ ممکن ہی نہیں انڈر دی امریکن کانسٹیٹیوشن، لیکن وہ 10 سال بھی رہے. کیا وہ امریکہ کے صدر نہیں وہ اس میں کہا، لیکن سپوزنگ the way to prove an argument is to assume the absurd. ایبسرڈ یہ ہے کہ 10 سال وہ رہے ہیں، کیا کرے گا؟ ہوگا یہ کہ ایک سٹیج آئے گی، آلریڈی وہ شروع ہو گئی. ایک نہیں کئی پول ہوئے. ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹرز سے پوچھا گیا کہ آپ نے کملا ہیرس کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ تو انہیں 5-6 ریزنز دیے، اور آپ حیران ہوں گی ٹاپ پہ تھا GAZA، بڑے بڑے لیٹرز میں جواب دیا غزہ. اسی طرح جو ریپبلکن رائٹ ہے، ریپبلکن رائٹ جو ہے ان سے ان کا پول ہوا ریسنٹلی، بدقسمتی سے 30% امریکنز جو ہیں وہ کرسچن رائٹ ایونجلسٹ میں ہیں، ان کا بھی ڈویژن ہو گئی ہے. ان کی بھی پول ہوا ہے which made me very happy کہ وہاں بھی ڈویژن ہو گئی ہے. تو ٹرمپ صاحب نے الٹیمیٹلی امریکن انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے، صرف یہ تو نہیں دیکھنا کہ اسرائیل کو انہوں نے پلیز کرتے رہنا ہے، سعودی عرب بھی لوز کر دیں. بالکل قصوری صاحب، ایسے سینیریو میں جو غزہ پلان سامنے آیا ہے، جو پوائنٹرز وہاں پر سامنے آئے ہیں، 20 پوائنٹرز جن کے اوپر کہا یہ جا رہا تھا کہ سارے ممالک نے اتفاق کیا ہے، پھر یو ٹرن بھی ایک نیتن یاہو کا سامنے آیا ہے، آپ اس غزہ پلان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہی جو میں نے کہا نا، ویکنس سے نیگوشیٹ ہوا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک نے اگری کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وہ اس میں ایک جوہری تبدیلی کی ہے انہوں نے، اور وہ یہ تھا کہ اس میں کم سے کم یہ تو تھا کہ فلسطین کی مستقل جو ریاست ہے اس کا ذکر تھا، پھر یہ تھا وڈرال کا. انہوں نے ماشاءاللہ ایسی چینجز کرائی ہیں کہ انگریزی میں اس کا کچھ مطلب نکالا ہے لوگوں نے، اور جو ہیبرو ہے اس میں انہوں نے جو تقریر کی ہے اپنے لوگوں کو، انہوں نے کہا نہ تو ہم نکل رہے ہیں اسرائیل یہاں سے فلسطین، نہ تو ہم غزہ سے نکل رہے ہیں، اور نہ فلسطین کی ریاست بنے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چینجز کرائی ہیں نیتن یاہو نے، وہ اتنا مبہم بنا دیا ہے کہ اس کو جو چاہے جو مرضی انٹرپریٹ کر لے. وہ کیا ہے کہ میں دماغ سے نکل گیا، وہ ہم نے شروع میں اپنے اسکول کے زمانے میں جب پڑھا تھا کہ I mean words mean whatever I want them to mean. یہ تھا کہ جو الفاظ اب یوز ہوئے ہیں، تو میں مسلمان ملکوں کو اب کہوں گا جو شاید وہ کوشش کریں گے، if words can mean anything, words can also mean the reverse. وہ انہوں نے جو اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن دوسری بھی ہے. اور اب جو آپ نے دیکھا کہ قطر کے وزیر اعظم نے، آپ اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکلے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ایک ایکشنیبل پلان کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوپ ہولز بیچ میں رکھے گئے ہیں کہ الفاظ کا کوئی بھی مطلب نکال کے اپنے مطابق ان کو موڑا جا سکے، ایسا کیا کیا جا سکتا ہے دنیا کی طرف سے، یا خاص طور پر اسلامی ممالک ایسے کون سے پوائنٹس اپنے سامنے رکھیں کہ نہ اسرائیل ان سے بیک کر سکے اور نہ ہی امریکہ کوئی ایسی راہ نکالنے کی کوشش کرے جس میں اسرائیل کا فائدہ ہو اور فلسطین کا فائدہ نہ ہو؟ دیکھیں میں بات کرتا ہوں ریئلسٹک. میں نے ہندوستان سے بھی امن کی بات کی تھی، کیوں میں سمجھتا پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں only two can tango. جو مودی صاحب زہر پھیلا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ نے جو پوچھا ہے مجھے مسلمان ممالک کیا کر سکتے ہیں، سر دست وہ یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو مسلم نیٹو والی کہانی ہے، کئی دفعہ ایسی چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے. مثلا کہ امپریشن دیا گیا ہے نیوکلیئر امبریلا کا،
मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, आई वाज अ मेंबर ऑफ द नेशनल कमांड अथॉरिटी, मैं वाइस चेयरमैन था. एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग. वी नेवर सेड कि वी आर न्यूक्लियर वेपन्स आर इंडिया स्पेसिफिक. सो वी आर नॉट गोइंग टू से कि हम जो वो दिया, ये एम्बिग्विटी हमेशा रखी जाती है, तो लोगों को समझना चाहिए. मुस्लिम नेटो तो वो चाह रहे हैं सुनना, क्योंकि जैसे ही मुस्लिम नेटो तो क्रिश्चियन नेटो भी बन जाएगी. इस वक्त मकसद ये नहीं है. मकसद है कि गजा के लोगों की जिंदगी हराम कर दी गई है. ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्या वहाँ जेनोसाइड हो रही है. वो इस वक्त सऊदी अरब ने सही कदम उठाया है कि फ्रांस इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री. उनके साथ मिल के उन्होंने किया. यू नीड ह्यूमैनिटी टू कम टुगेदर. ये मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन नहीं है. इट्स नॉट अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हंटिंगटन ने कहा था. इट कुड टर्न इनटू वन. आई एम वार्निंग एवरीबॉडी एंड पीपल हु अंडरस्टैंड नो व्हाट आई मीन कि अगर इसका नहीं कुछ किया गया तो गॉड फॉरबिड इट में टर्न इनटू अ clash of the civilizations that Huntington had talked about. तो मेरा कहना इसलिए ये है, 10.5 सऊदी अरब बिल्कुल ठीक कर रहा है. फ्रांस ने रिकग्नाइज किया, बरतानिया ने रिकग्नाइज किया. सितम ज़रीफ़ी है कि यही 2 मुल्क हैं जिन्होंने इस फ़लस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपा था. अच्छा, हम पाकिस्तान की बात करें अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता है कि नायब वज़ीर ख़ारजा जो है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी आके रिफ्यूट कर दिया बिल्कुल कि ये तो वो मुआहिदा ही नहीं है जिसके ऊपर हम बात करके आए थे, एग्री करके आए थे और हमने प्लेज किया था. व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान शुड डू? वैसे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने ये मजम्मत भी किया है, ये जो समूद फ्लोटिला पर हमला हुआ है इसकी, और दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी ये बयान आ गया है. इसके अलावा पाकिस्तान आगे बढ़कर और क्या कर सकता है? ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास? देखिए, पाकिस्तान वही कर सकता है कि 8 मुसलमान ममालिक, ये मेजर डेवलपमेंट है. लोग कह रहे थे ना कि क्या क्योंकि इजराइल ने पागल हो चुका है, उसका नतीजा ये निकला है. पहले तो नहीं हुए थे. ये 3 कौन से मुल्क हैं? सबसे बड़ी दुनिया में आबादी किसकी है? वो आपके सामने है, इंडोनेशिया. फॉर्मर इंपीरियल पावर मेंबर ऑफ नेटो कौन है? तुर्की. The strongest military power in the Islamic world कौन है? पाकिस्तान. इन तीनों का इकट्ठा होना गल्फ के ममालिक से छोटी बात नहीं है. ये पहले भी नजर आता था, लेकिन पहले नहीं होता था. पहले हिंदुस्तान के साथ पहले ये भी तो खबरें आती थी ना कसूरी साहब कि सऊदी अरब नाराज हो गया था, क्योंकि हमें याद है इससे पहले जब बानी पीटीआई या पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी एक हमें पैक्ट बनता हुआ नजर आया था इन तीनों कंट्रीज का, लेकिन सऊदी अरब की वजह से फिर खामोशी छा गई थी. दिन पता चला था कोई टीवी चैनल भी बनाया जाएगा. नहीं तो वो तो फिर नहीं, ये फर्क है. सऊदी अरब मान है जी. नहीं, ये देख, नहीं, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द टू. वो 3 थे, ये 8 है. इसमें सब आई बिलीव यूनिटी स्ट्रेंथ. वो अरब और अजम की कहानी खत्म करें. ये सब इकट्ठे हैं, चाहे वो अरब हैं या अजम हैं. तो जितने लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं. ये बड़ी 8 बड़ी ताकतें हैं और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. नंबर 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको इंडिकेट की कि वो ताकि जुर्म ज़ईफ़ी से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हों. पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का पैक्ट है, ये सारी दुनिया में, बिकॉज आई फॉलो इंटरनेशनल न्यूज़ एंड एनालिसिस, सारी दुनिया में इसका असर हुआ है. ये पहला कतरा है बारिश का. इसके बाद पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की भी कोई जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म है. पहले तो नहीं सुना था. इसका मतलब वो उसका बात करने लगे हैं. पहले अमेरिकन गारंटी कंसिडर्ड इनफ. मज़ीद इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो सऊदी अरब ने किया नहीं, उसने जो सऊदी अरब ने किया है उसने ये नहीं किया कि अमेरिका के खिलाफ रिवोल्ट किया. नॉट एट ऑल. ये भी यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. सऊदी अरब ने बड़ी अक्लमंदी की है. अमेरिका का तो हलीफ है, तो अमेरिका की गारंटी है. इट हैज कंपेल्ड यूनाइटेड स्टेट्स टू यस्टरडे टू से कि जी अगर कतर पे हमला होगा हम करेंगे. लेकिन उन्होंने एडिशनल गारंटी ले लिया कि उनको पता है कि सिंस इजराइल इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू, एनी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लोकल प्रेशर कैन बी ऑब्लाइज्ड नॉट टू रिएक्ट. पाकिस्तान का तो मसला है नहीं. लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कसूरी साहब, एक चीज पर आई एम श्योर आप भी इत्तेफाक करेंगे और देखने वाले भी इत्तेफाक करेंगे कि गल्फ कंट्री खास तौर पर उनको इस चीज का पता चल गया है या
قوت جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے, ڈیٹرنس کے لیے, اس چیز کا ان کو اندازہ ہو چکا ہے. اسپیشلی اسرائیل کی جو سچویشن بن چکی ہے, یا اس نے قطر پر اٹیک کیا, اس سے پہلے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا. بہت شکریہ آپ کا خورشید, تھینک یو سو مچ قصوری صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. انداز میں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں مزید. پاکستان کا تو جو موقف ہے وہ بھی سامنے آیا. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ غزہ کی غیر قانونی ناکہ بندی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے. کچھ دیگر ایشوز پر بھی ہم نے بات کرنی ہے پروگرام میں آگے چل کے. ایک بریک کی طرف کے بعد ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی تھوڑی سی بات کریں گے جو کہ مشکلات کا شکار ونس اگین ہو گئی ہے. ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان پارٹی سربراہ بنانے کی مہم چلا رہی ہیں. آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا جس میں علیمہ خان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم اور چیئر پرسن لکھا جا رہا ہے. تو یہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین چلا رہے ہیں تاکہ ان کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیا جائے. اچھا, یہ صرف ایک گروپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سارے گروپس جو ہے نا وہ سامنے آ چکے ہیں. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی کابینہ, خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اندر بھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اور یہ کہا گیا کہ 10 وزراء اور مشیروں کے محکمے جو ہے نا وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں, جبکہ معاون خصوصی محمد عاصم کو تعلیم کا محکمہ دیا گیا ہے اور گزشتہ روز تعلیم کے وزیر جو تھے فیصل ترقی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور معاون خصوصی محمد اسرار کو آب پاشی کا محکمہ بھی دیا گیا اور اسی طرح سے کئی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں. تو اس وقت چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ ڈیفینیٹلی اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا یہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب میڈیا کی زینت بنیں گے؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فواد چودھری صاحب. پھر ہم کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے رہنما فراز مغل صاحب سے بھی رابطہ کریں اور یہ بھی جانیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے معاملے. فواد صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ سوال کہ یہ جو سی ایم کے پی کے کا ایک دعویٰ ہے کہ علیمہ خان کو چیئر پرسن بنانے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کس طرح کا ہے اور کیا واقعی میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں یا ایسا حلقہ موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر جو یہ چاہ رہا ہے کہ علیمہ خان کو لیڈر کے طور پر سامنے لائیں؟ پاکستان میں نا اس وقت جو پالیٹکس ہے اس میں پارٹیاں ریلیونٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نون لیگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان کی سیاست اس وقت 2 پٹڑیوں پہ چل رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان کی موجودگی میں کوئی چیئرمین بن جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, وہ تو پھر جو گوہر ہے وہی ہوگا, اس کے علاوہ تو اس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہوگی. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کی جو فیملی ہے اس کو ہی آگے رکھا جائے, اور اگر عمران خان کے جو بیٹے ہیں اگر وہ پالیٹکس میں آئیں گے تو وہ ایک بہت بڑا خبر ہوگی اور ایک بہت بڑا یونیفائنگ فورس ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے. اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر علیمہ خان ہی ظاہر ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں, علی امین گنڈاپور کے ساتھ تو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں علی امین نے کل جو بیان دیا ہے, انہوں نے وہ بیان دے کے اپنی پالیٹکس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, اپنی حکومت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. فواد چودھری صاحب, لیکن خان صاحب تو ہمیشہ موروثی سیاست کو نہ لانے کے لیے بات کر رہے تھے, جو لوگ موروثی سیاست کر رہے ہیں ان کے خلاف بات کر رہے تھے. اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو آگے لانے کی کوشش جو ہے وہ دراصل بانی پی ٹی آئی کے قریبی خاندان کو پارٹی قیادت پر قابض رکھنے کی حکمت عملی ہے. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تو میں تو اتفاق نہیں کرتا, میں تو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں. اس لیے کہ دیکھو نا, لوگ کسی اور کے ساتھ جڑ نہیں رہے, لوگ صرف عمران خان کی فیملی کے ساتھ جڑتے ہیں, اور جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے اسی نہیں آگے آنا ہے نا. کوئی ظاہر خواہش تو ہر بندے کی ہوگی کہ پارٹی کو وہ چلائے اور وہ زیادہ بہتر چلا سکتا ہے. ہم بھی کہیں گے کہ نہیں جی وہ عمران خان جو ہے وہ اس طرح نہیں چلا رہے تو ہم زیادہ بہتر چلا سکتے ہیں. بٹ فیکٹ ہے کہ جس کے ساتھ لوگ ہیں اہمیت تو اس کی ہے. ٹھیک ہے, بٹ ویری انٹرسٹنگلی یہ تو وہی موقف ہو گیا نا, یہ جو انم بات کر رہی تھی موروثی سیاست کے اگینسٹ رہے خان صاحب ساری زندگی, اور اب آ کر اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ کسی اور کے ساتھ ان کی پارٹی نہیں چل رہی ہے یا لوگ نہیں چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کی بہنوں کو یا ان کے بیٹوں کو آگے جانا چاہیے, ڈیفینیشن وہی بنتی ہے. خیر, اس وقت جو سچویشن ہے, گنڈاپور صاحب کا ایک اور بیان بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولاگر اختلافات کو بڑھا رہے ہیں اور علیمہ خان جو ہے نا وہ ولاگرز کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں, ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہیں. تو ان حالات میں یہ جو سچویشن اب چل رہی ہے, اوپر جتنی بھی ہم نے بات کی, آپ کو پارٹی کا مستقبل کچھ نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟
पार्टी में तो मैंने आपको जिस तरह पहले ही कहा कि पार्टी की तो कोई हैसियत और अहमियत है नहीं। ये जो सारे लोग अभी आपको लीडरशिप में नजर आ रहे हैं, ये लोग तो पार्टी के थे ही नहीं। मतलब गौहर का क्या ताल्लुक है तरीके इंसाफ से, या सलमान राजा का क्या ताल्लुक है, या शेख वकास वगैरह इनका क्या ताल्लुक है। ये सारे लोग तो एक हादसे के नतीजे में लीडरशिप में आ गए हैं। तरीके इंसाफ की लीडरशिप तो बची नहीं है, और उसके नतीजे में इमरान खान अलबत्ता और ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो गए, और ज्यादा उनको जो है वो एक अहमियत मिली है। और अब पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, अब इमरान खान की हैसियत है। बाकी तो ये तो आप कह रहे हैं ना कि इन सारे लोगों का क्या ताल्लुक है पार्टी से, लेकिन आपका तो गहरा ताल्लुक रहा है, लेकिन आप नजर नहीं आते कहीं पे भी। अच्छा फवाद साहब, आप क्या समझते हैं, पार्टी की क़यादत इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई पर फोकस करने की बजाय आपको लगता है कि पावर पॉलिटिक्स में ज्यादा उलझी हुई है और इससे और किसी को नहीं, पीटीआई को नुकसान हो रहा है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग एमएनए बन गए, जो लोग वजीर आला बन गए, वजीर बन गए, उन्होंने तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमें ये ओहदे मिल जाएंगे। अब जैसे मशाल अगर बन गई हैं सेनेटर, तो देखे ना, वो तो जिंदगी में काउंसलर नहीं बन सकती थी। तो ऐसे लोग आगे आगे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल जदोजहद नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल मोरालिटी, जिनको पॉलिटिक्स की एबीसी का नहीं पता, लोगों का नहीं पता। तो वो लोग जब आगे आएंगे तो जाहिर है फिर पार्टी का ऐसा तमाशा लगेगा ना जो लग रहा है। ये पार्टी तो इस वक्त बिल्कुल एक इमेच्योर लोगों के हाथ में है जो सियासत सीख रहे हैं। वो जब इमरान खान रिहा होते हैं, बात होती है, जाहिर है उसके ऊपर एक और बहस है, इमरान खान रिहा कैसे होंगे जब पार्टी इस तरह की बच्चों के हाथ में दे देंगे। आप कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम सियासत अभी सीख रहे हैं। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता हमने देखा था जब वजीर आला पंजाब बनाया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट ने। उस्मान बुज़दार साहब वो भी कह रहे थे मैं भी सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा। तो वैसी सियासत ये लोग भी हमने ये भी देखा था कि पीटीआई के अंदर भी काफी तनकीद हुई थी जो हमें हमारे तक इत्तलात पहुंचती थी। अब जरा केपीके की तरफ चलते हैं। फवाद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा क्या सिचुएशन चल रही है? बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। हमारे केपीके के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है ये जानने के लिए तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फराज मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। फराज साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो 2 इस्तीफे आए हैं और उसके बाद काबीना के अंदर जो तब्दीली की गई है, आप बताइएगा कि क्या हमारे नाजरीन के लिए क्या इसके अंदर अपडेट्स हैं या इन्फॉर्मेशन है, ये इख्तलाफात जो हैं इस नहज तक कैसे पहुंच गए हैं कि इस्तीफों तक बात आ गई है? देखा जाए तो कोई इख्तलाफात ज़ाती तौर पर ना वज़ीर आला साहब के हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के एक दूसरे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक आकिब उल्लाह की बात है या दूसरे हमारे लीडरान की बात है, जो सूबाई वज़रा को कैबिनेट को निकालने की बात है, तो वो खान साहब से चंद माह पहले जब वज़ीर आला साहब ने मुलाकात की थी तो उस मुलाकात में उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह किया था। जब वज़ीर आला साहब ने आगाह किया तो उस टाइम पे भी खान साहब ने हुक्म दे दिया था कि आप इन 2 वज़रा को कैबिनेट से निकालें और शफलिंग करके नए वज़रा को शामिल करें। जबकि क्योंकि उस टाइम पे बजट तो हो रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, तो वज़ीर आला साहब ने ये बेहतर नहीं समझा कि उस बजट के दौरान में इन 2 वज़रा को शफलिंग करके हम निकालें। और इसके बाद जब गुज़श्ता रोज वज़ीर आला साहब की खान साहब से मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात में खान साहब को दोबारा से ब्रीफ किया गया तमाम डिपार्टमेंट्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी एडवाइजर्स हैं, सबके परफॉर्मेंस के हवाले से बताया गया और खान साहब के हुक्म के ऊपर ये दोनों वज़रा को जो है वो बाकायदा तौर पर इन्होंने इस्तीफे दिए, इनको आगाह किया गया। असद कैसर को और शराम को बाकायदा तौर पर बताया गया कि आपके दोनों भाइयों की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, जिसकी वजह से खान साहब ने हुक्म दिया है कि आप इनकी जगह पे नए लोगों को लाएं, नए जो एमपीएस हैं उनको आगे लाएं, जो परफॉर्मेंस दे सके उनको आप कैबिनेट में रखिए। और इस बिना के ऊपर हमने दोनों कैबिनेट मेंबरान से इस्तीफे लिए और इस्तीफे अब जमा हो चुके हैं, मंजूर हो गए। फराज साहब, इसमें ये जो दोनों वज़रा जिनका आप खुद भी जिक्र करें, इनका ताल्लुक स्वाबी के बासर सियासी खानदान से बताया जा रहा है, तो क्या ये जो इस्तीफे हैं ये मकामी सतह पर पीटीआई को आपको लगता है कि कमजोर कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मकामी सतह पर पीटीआई को कमजोर करना या इस किस्म की, क्योंकि देखें जब भी कैबिनेट में तब्दीली आती है, कैबिनेट मेंबरान को चेंज किया जाता है, पहले भी कई कैबिनेट मेंबरान को चेंज किया गया जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो ये रूटीन की बातें हैं। जहां तक बात है कि क्योंकि दोनों के भाई बासर हैं, पार्टी में एक उनका मकाम है, पहले भी वो कैबिनेट्स के हिस्सा रह चुके हैं, तो उन दोनों के भाइयों को
आगाह किया गया था कि आपके भाइयों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप बेहतर करें। तकरीबन 7 महीनों का गैप आया और 7 महीनों के बाद भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इनको हटाया गया। जहां तक बात है पार्टी की, तो पार्टी में कभी भी इस किस्म की चीजें नहीं। इससे पहले तकरीबन 4 से 5 वज़रा को चेंज किया जा चुका है, और अगर ये भी चेंज हुई है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो परफॉर्म करेगा खैबर पख्तूनख्वा। आपने कहा कि ये रूटीन की बात है, काबीना के अंदर रद्दोबदल या तब्दीली किया जाना, लेकिन अब जो इख्तलाफात की खबरें हर रोज आ रही होती है ना पीटीआई की तरफ से, ऐसा लगता है वो भी रूटीन की खबरें बन चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फराज मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान, और उन्होंने कहा कि ये रूटीन की बात है जनाब, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इख्तलाफात थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए काबीना के अंदर रद्दो बदल किया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं हम, और आगे बढ़कर कराची के शहरियों के लिए एक खबर, और कराची के अंदर जो एक नया बहरान जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी बात कर लेते हैं। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 50 रुपए तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। फी लीटर की बात हो रही है? फी लीटर 50 रुपए। अच्छा, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का ये भी बताना है कि हालिया सैलाब ने डेयरी सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचाया और दूध की पैदावार पर आने वाली लागत में तकरीबन 30% का इजाफा हुआ है, और फार्मर्स रोजाना तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 30 करोड़ का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करें। फार्मर्स का ये भी कहना है कि इन हालात में मौजूदा निर्खों पर कारोबार चलाना अब उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर यह है कि क्या फिर कीमतों में ये जो बड़ा इजाफा किया गया है ये आवाम के लिए मजीद मुश्किलात जो है वो पैदा करेगा, और ज़ाहिर है लोगों की परचेजिंग पावर ऑलरेडी कम हुई हुई है, तो लोग फिर किस तरह से दूध ज़ाहिर खरीदना बंद तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शौकत मुख्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये जो अब मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि डेयरी सेक्टर को शदीद नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और 50 रुपए तक का इजाफा कोई भी मुतालबा करने से पहले उसके पीछे कुछ जस्टिफिकेशन भी दी जाती है कि इसलिए ये मुतालबा किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कराची के देखने वालों के लिए और हमारे लिए कि 50 रुपए का इजाफा आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा है? जी, हम न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। जी, आपकी बात दुरुस्त है कि ये इजाफा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हालात के मुताबिक हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये इजाफा क्यों नागज़ीर हो गया है, इससे पहले ये मुतालबा क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है, कमिश्नर कराची, तो वो फिर जब तक रिव्यू नहीं होता फिर वही चलता रहता है। कई दफ़ा 6 महीने चलता है, कई दफ़ा साल चलता है। लेकिन जो प्रीवियस नोटिफिकेशन वो जून में हुआ था, जून 2024 में, तकरीबन 15-16 महीने गुजर चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ना शुरू हुई, लेकिन ये है कि हम भी कंफर्ट फील कर रहे थे। पूरा साल गुजर गया और 1 साल के ऊपर 1.25 साल में वो कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, ना डेयरी फार्मर की तरफ से ना रिटेल एंड पे। 220 रुपए कराची में वो बड़ा स्मूथली बिकता रहा और आज तक बिक। आज भी हम गवर्नमेंट का जो तय करदा रेट है 195 उस पे हम दे। अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही ये सैलाब से पहले की कुछ बात है, तो महीना पहले की चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई, लेकिन इतना कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल बने। उसके बाद जब सैलाब आ गया, तो सैलाब के बाद आपको पता है कि लाखों एकड़ जो ज़रई ज़मीन है वो कड़ी फसलें तबाह हो गई, हजारों जानवर बह गए, मर गए, और पूरा जो हमारा जो एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक सेक्टर था वो तबाह हो गया। और उसके फिर अगेंस्ट आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने एमरजेंसी, एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो ये वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से अब जाहिर है कि हम चूंकि बराह रास्त उससे वाबस्ता हैं। कराची की जो इंडस्ट्री, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ 10 लाख जानवर हैं। ये विद इन द सिटी है, इसको अर्बन डेयरी सिस्टम कहा जाता है, यानी कि हम लैंडलेस फार्मर हैं कि सिर्फ जगह हमारे पास मौजूद है जानवर रखने के लिए, बाकी जानवर थोड़ा सा अगर आप हमें समझा दें। मैं यही चारा की तरफ ही आ रही हूँ। क्या आसान अल्फाज में अगर आप हमें बता सकें, एकदम से 50 रुपए का इजाफा, क्या जानवरों का चारा इस सैलाब की वजह से, थोड़ा सा सवाल सुन लें, चारा बहुत ज्यादा क्या महंगा हो गया है, खुराक जानवरों की जो होती है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो एकदम बढ़ गई है सैलाब से, उसका किस तरह से ताल्लुक है, थोड़ा सा ये भी समझा दीजिएगा। जी, इसमें ऐसा है कि जो 2 बुनियादी कंपोनेंट है हमारे इन जानवरों की खुराक का हिस्सा है, उसमें एक भूसा है जिसे व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है, गंदम की जो कटाई के बाद वेस्ट होती है,
और उसके बाद कंसंट्रेट है, जैसे कि राइस पॉलिश है, रैपसीड केक है, रैपसीड मील है, बाकी जो दालों की जो वेस्टेज है, ये जितनी भी आपकी ह्यूमन साइड की जो मिले हैं खुराक की, उसकी जो वेस्टेज है वो सारी जानवरों पे इस्तेमाल होती है। तो उसमें एक तो भूसे की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। सैलाब से पहले पर मन इसकी कीमत 650 रुपए थी, जो अब 1100 रुपए हो गई। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि बिल्कुल डबल हो गई। इसी तरह जो हमारी कॉन्सेंट्रेट खुराक थी, दीगर जो चीजें थी, ये जो मैंने रैपसीड वगैरह गिनवाई, इनकी कीमत 65 रुपए से 70 रुपए थी। अब इनकी कीमत 70 से रुपए के अब 100 रुपए तक चली, यानी 100 को कुछ चीजें क्रॉस कर गई। तो शौकत साहब, अब वक्त के हमारे पास कम है, ये बताइए कि जो आप मुतालबा कर रहे हैं इसका रिस्पांस आपको क्या आया है या जवाब आपको क्या आया है कमिश्नर ऑफिस की तरफ से? इस बारे में उसमें ऐसा है कि ये एक मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट बैठती है, उसमें गवर्नमेंट साइड से कॉस्टिंग होती है, 3 इदारे होते हैं, कमिश्नर की तरफ साइड से कॉस्टिंग होती है, एक ब्यूरो ऑफ सप्लाई का इदारा आता है, उसकी तरफ से कॉस्टिंग होती है, फिर लाइफ स्टॉक का जो इदारा है उसकी तरफ से कॉस्टिंग होती है, एक कॉस्टिंग हमारी तरफ से होती है, फार्मर की तरफ से। तो ये सारी कॉस्टिंग को फिर इकट्ठा किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, उसके बाद फिर इसमें मीटिंग्स होती है, फिर सर्वे होते हैं, सारी चीजें वो फिर देखते हैं, उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है। ठीक जी, तो कराची कंसेंसस तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन बात यही है कि दूध की कीमत जो है अल्टीमेटली बढ़नी ही है, चाहे 50 रुपए ना हो, उससे कम ही हो सकती है, क्योंकि आपका ये मानना है कि क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, ट्रांसपोर्ट का मसला है और खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनकी वजह से भी इसके ऊपर फर्क। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। आपका पॉइंट जो है वो आ चुका है। तमाम देखने वाले कराची के शहरियों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों के अंदर दूध जो है ना वो मजीद महंगा खालिस तो मिले ना कम अज कम। अब ये देखना एक बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात भी कर लें, क्योंकि कराची से ये भी खबरें आ रही हैं कि कराची में खालिस दूध भी जो है ना वो नहीं, बड़े शहरों में कहीं पे भी शायद नहीं मिलता है साहब, हर जगह मिलावट शुदा जो दूध है ना वो हमें मिल रहा होता है, और कई दफ़ा फूड सिक्योरिटी वाले वो आके उसको तल्फ भी कर रहे होते हैं, यहाँ गिरा रहे हैं। बहरहाल आप इजाफा कर रहे हैं, आपने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, लेकिन आप क्वालिटी को भी बेहतर करें। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ये वाला जो हमारा सेगमेंट है ये आपकी अवेयरनेस के लिए, हमारी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दुनिया भर में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले कैंसर के तौर पर इसको जाना जाता है, और अक्टूबर का जो पूरा महीना है इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर भी मनाया जाता है। आप देख सकते हैं पिंक रिबन हमने लगाए हुए पूरा महीना अक्टूबर का इसकी अवेयरनेस के लिए। इसको पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पिंक रिबन्स जो है ना वो हर जगह पर नजर आएंगे, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज भी मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको इस पिंक रिबन का मतलब नहीं पता है, और उसके अंदर हमारी अपनी ही खामियां, क्योंकि हमारे इसको टैबू बना दिया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने बात नहीं करनी। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है, स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर रहती हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर काम किया जाए। ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं इसके अंदर बेहतरी भी आ रही है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं। आपको पता है इसमें आपने कहा कि पाकिस्तान में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो रहा है, अवेयरनेस भी आ रही है, लेकिन इतना ये जो इसके स्टैट्स हैं ना ये इतने कंसर्निंग है। हर 8 या 9 में से एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका शिकार है, उसका सामना वो कर रही होती है। बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शुमार किया जाता है। एशिया में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ही रिपोर्ट हो रहे हैं, और हर साल तकरीबन 90,000 ख़वातीन इस बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। उनमें से 40,000 से ज़ायद ख़वातीन, ये एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई क्लियर जो फैक्ट्स हैं या स्टैट्स हैं वो इस सिलसिले में मौजूद नहीं हैं। कोशिश करेंगे कि इसको भी आज हम डिस्कस करें। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस बारे में कि इसकी अवेयरनेस के लिए मजीद कितना काम होना चाहिए। एंड ओवर द ईयर्स हम इसके ऊपर बात करते रहे हैं और हमें करती रहनी है, और मैं बड़ा प्राउडली इसको हमेशा कहती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब अक्टूबर था हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा बात की थी, क्योंकि मीडिया जो है वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ की अवेयरनेस के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कौसर रहमान साहिबा, जो कि ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है।
उनको शुक्रिया करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ समाजी कारकुन मिसबा खालिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और जो हमारी साबिक खातून अव्वल थी समीना अलवी साहिबा, उनकी टास्क फोर्स का भी हिस्सा रही हैं, जिन्होंने बहुत काम किया था ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस फैलाने के लिए। आपका भी मिसबा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर साहिबा आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी इस सेगमेंट का। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ये ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये होता क्या है? जी देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी जब होती है, पहले ये ख्याल होता था, बल्कि अभी ये ख्याल है कि शायद जब ब्रेस्ट कैंसर हो तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव होता है। वो भी औरतें जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि यानी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और वो रिमूव हो तो फिर उनके लिए डिवेस्टेटिंग होता है। तो ऑन्कोप्लास्टी ये है कि प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स यूज़ करके हम ब्रेस्ट को बचाते हैं और एक ऐसी शेप देते हैं जो कि एस्थेटिकली वेरी एक्सेप्टेबल, यानी नहीं लगता कि कैंसर सर्जरी हुई है। सो ऑन्को कैंसर और प्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स यूज करके आप कैंसर को रिमूव भी करते हैं और पेशेंट को बचाते भी हैं। राइट, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ा इमोशनल इसलिए भी हो जाता है कि मेरे बहुत ही क्लोज एक रिलेटिव हैं, एक खातून हैं, उनके साथ ये हो चुका है, एंड डेफिनेटली अगर उनको ये वाला मामला पता होता तो शायद उससे ना गुजरना पड़ता। मिसबा साहिबा आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, मुझे पता है कि हर साल इसके बारे में बात होती है, लेकिन हमें बात करते रहना है और इससे बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, और उसके अंदर डेफिनेटली आप जैसी ख़वातीन जो है उनका किरदार बड़ा अहम है। ज़रा बताइएगा क्या सिचुएशन है और ये कितना प्रेवलेंट है पाकिस्तान के अंदर? भाई आपने एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले की थी वो बहुत सही थी कि मीडिया जो है ना, मीडिया को यूज़ करना इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिकॉज हम लोगों ने ये शुरू किया था 2018 में अंडर द पेट्रनेज ऑफ समीना अलवी। हम अपने आप को उनकी टास्क फोर्स कहते हैं। वी स्टार्टेड दिस एंड दिस इज नाउ अप एवरीवेयर, वो फ़ोन के ऊपर भी, इसके ऊपर भी। अब आप ये हो गया है, उस जमाने में तो आई थिंक ब्रेस्ट का लफ्ज़ भी नहीं आप कह सकते थे टेलीविजन पे, बिकॉज इतना टैबू था। बट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस इतनी हुई है कि लोगों को सबको पता चल गया है। अब इतना अवेयरनेस है और आजकल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और सोसाइटी के हर उसमें है। हम कहाँ नहीं गए जगहों पे जहाँ पे ऐसी ख़वातीन हमें मिली हैं जहाँ के अपने मियाँ के साथ वो हॉस्पिटल जाती हैं, उनको ये वही नहीं होता, इजाज़त ही नहीं होती कि वो अपनी बात खुद करें। तो मतलब इतनी हमारे यहाँ पर शर्मिंदगी भी है, तो ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, टैबू बना दिया, एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना इसको फैलाएं, इसके बारे में बात करें और अवेयर करें, क्योंकि जिंदगी में आपको सिर्फ हर महीने लड़कियों को बताना होता है कि 5 मिनट अपने लिए करें और सेल्फ एग्जामिनेशन करें। बिल्कुल, हम सब क्योर की तरफ इतना नहीं कर सकते, लेकिन हम अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपको बताओ दैट योर बॉडी इज योर्स, और आप इसको उसके लिए फिर जानना जरूरी है ना कि इसकी अलामात क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वैसे तो हम हर साल ही इस पे बात कर रहे होते हैं, वैसे पूरे साल के अलावा, उसके अलावा भी बात करनी चाहिए, अक्टूबर के अलावा भी, लेकिन इसकी जो अलामात हैं, बेसिक अलामात, वो क्या होती हैं? किस तरह से अपने आप को हम चेक कर सकते हैं, या खवातीन किस तरह से देख सकती हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ये उस तरफ तो नहीं जा रहा ब्रेस्ट कैंसर? सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है? अर्ली डिटेक्शन प्लीज। अच्छा, देखिए, वही जब जहाँ भी कभी आप जाते हैं, और जैसे बता रही थी मिसबा के इन्होंने जब टास्क फोर्स स्टार्ट किया था तो ये 6 खवातीन थी जिन्होंने प्लान किया अंडर पैट्रोनाज ऑफ मिसेस समीना अलवी। तो फिर ये ग्रुप बढ़ता गया, और स्पेशली जैसे इन्होंने कहा सोशल मीडिया प्लस, मेरा ये मानना है कि हाँ, हम लोग अपने तौर पे चेंजेस सोसाइटी में ला तो सकते हैं, लेकिन जब आप पावर में होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसेस अलवी ने किया था, हम में से बहुत से लोग ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को इन्वॉल्व किया, आपके टेलीफोन की रिंगटोन पे आता है कि छाती का मुआयना करना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये कंपल्शन हो गई थी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे एक प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। तो और रेडियो पे, टेलीविजन पे, 2026 में हम जा रहे हैं। 2016 में आप ना ये प्रोग्राम देखते थे, ना किसी को पता था, ना कोई ऐसा चीज पे बात करता था। यानी एक तो प्रोग्राम्स ऐसे होते थे कि हमें कहीं बुलाया और हमने इस पे बात की, ठीक है, लेकिन अब हर जगह है और अवेयरनेस फैल गई है। और उसमें ये है कि अब अगर अवेयरनेस फैल गई है तो फिर
हमें एडवांस ब्रेस्ट केसेस को नहीं देखना चाहिए। तो उसमें हर प्रोग्राम में जब हम जाते हैं हम यही कहते हैं कि सिम्टम क्या हो सकते हैं, ब्रेस्ट में लंप हो सकता है, आर्मपिट में आपको लंप महसूस हो सकता है, निपल से ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है। मैं अपनी हर जगह जब मैं जाती हूँ प्रेजेंटेशन देने तो मैं कहती हूँ कि अगर निपल और एरियोला में आपको अल्सरेशन महसूस हो या एक्जिमा टाइप प्रेजेंटेशन हो तो वो भी आप जरूर दिखाएं, क्योंकि वो भी एक अर्ली प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम पेजेस डिसीज कहते हैं। और एक और चीज भी शुरू हुई थी स्पेशली 2016-2017 के बाद, वो ये कि ये जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आम भी होना शुरू हो गया था, मेमोग्राम या मेमोग्राफी भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? डेफिनेटली सेल्फ एग्जामिनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है ना, और आप बता रही हैं कि हर महीने हर खातून को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ महसूस हुआ है या कुछ शक आ गया कि कोई गिल्टी फील हो रही है या जो अलामात आपने बताई हैं उनमें से कोई फील हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या इतने सेंटर्स मौजूद हैं? मिसबा साहिबा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इतने सेंटर्स मौजूद हैं कि इजीली एक्सेसिबल हो तमाम ख़वातीन के लिए? बिल्कुल है, हर जगह है, आपको जाना होता है, जिना हॉस्पिटल में भी है, और स्पेशली अक्टूबर के महीने में ना वो इतना कम रेट कर देते हैं, फ्री में भी करते हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि वहाँ पे आपको फ्री मेमोग्राम्स भी मिलते हैं या तो उनके जी बिल्कुल। सो अक्टूबर का महीना इसलिए ज़्यादा हम उसको इंसिस्ट करते हैं कि भाई अक्टूबर में आप जाके अपना फुल चेकअप करा लें, और जितनी और मेमोग्राम्स वगैरह का कि यू हैव टू बी 40+ टू गेट मेमोग्राम्स डन। सो वो है कि उससे पहले आपके वो अल्ट्रासाउंड या कुछ है, बट 40 के बाद आप मेमोग्राम्स करवा सकते हैं, विच इज सेफर, एंड दैट इज व्हेन यू नीड टू गो। सो आपको अपना बेसिक हमारा जो एक वो बताना चाहते हैं वो ये है कि आप अर्ली डिटेक्शन के ऊपर जाएं। देखिए दो डिफरेंट चीजें हैं। एक ये कि सिम्टोमेटिक ब्रेस्ट पे जैसे हम बात कर रहे थे कि लंप हो ब्रेस्ट में हो या आर्मपिट में हो, ब्लडी निपल डिस्चार्ज हो, ब्रेस्ट में कोई चेंजेस हो, ब्रेस्ट आपको एक जगह से फिक्स लग रही हो, या कोई भी ऐसा एबनॉर्मल चेंज आपको ब्रेस्ट में लग रहा है, तो आप जाओगे डॉक्टर को दिखाओगे और फिर इवैल्यूएट होगे, जिसमें डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसने मेमोग्राम करना है या अल्ट्रासाउंड करना है आफ्टर एग्जामिनेशन। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राम, वो एक डिफरेंट एंटिटी है। उसमें ये कि वो जो यानी खवातीन दे आर क्लोजर टू 45 या 50, चाहे उनके ब्रेस्ट में उनको कोई लंप महसूस हो या ना हो, कोई चेंजेस महसूस हो या ना हो, उन्होंने जाके एक स्क्रीनिंग मेमोग्राम कराना है, ताकि जो ब्रेस्ट में चेंजेस शुरू हो गई हैं वो डिटेक्ट हो। यानी आप उस वक्त डिटेक्ट कर सकते हो जब लंप भी महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा, कोई अगर चेंजेस स्टार्ट होती है और हमें ये लगता है कि ये कैंसरस है, किसी खातून को वो फील हो रहा है कि कोई लंप है या गिल्टी है, तो क्या सारी जो गिल्टी है वो इसी तरफ लेके जाती है, या ऐसी भी गिल्टी हो सकती है जो ब्रेस्ट कैंसर ना हो? हाँ, जरूरी नहीं कि हर लंप कैंसरस हो, वो बेजर लंप भी हो सकता है, सॉलिड यानी, और सिस्टिक चेंजेस भी हो सकती हैं, और कभी कभी हार्मोनल जैसे पीरियड से पहले भी लंप महसूस हो सकता है ब्रेस्ट में। तो इसलिए किसी भी लड़की या औरत को डरना नहीं चाहिए, उसको एक बार उसको इवैल्यूएट कराना चाहिए। जब क्लिनिक में पेशेंट आती है मैं उनको यही कहती हूँ, देखें लेट्स एज अ डॉक्टर आई नीड टू फाइंड आउट कि कैंसर है या नहीं, और आपको एज अ पेशेंट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कैंसर है या नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो जो जाहिर है, देखो आपको लगता है कि मुझे कैंसर हो सकता है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हो, तो आपको हर वक्त स्ट्रेस रहता है ना कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, एंड यू हैव दो स्लीपलेस नाइट्स। तो मैं उनको ये कहती हूँ अगर कैंसर नहीं था तो आप आराम से सो सकोगी, सुकून से रह सकोगी। खुदा न खास्ता कैंसर हो तो टाइमली डायग्नोज होगा और टाइमली ट्रीट हो जाएगा। इस बात से मैं घबराना नहीं करूंगी, क्योंकि आपको समटाइम्स अगर आप खुद सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर रहे हो, मैं खुद अपनी मिसाल हूँ, अगर मैं खुद भी सेल्फ एग्जामिनेशन करी हूँ, एक वक्त आया था कि मुझे फील हुआ एंड देन आई वाज लाइक रेस्टलेस, और फिर मुझे जाकर टेस्ट करवाना पड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था। इन द एंड डॉक्टर साहिबा एंड मिसबा साहिबा, मैं चाहूँगी कि जो भी आप मैसेज देना चाह रही हैं कि करके वो मैसेज दे दें तमाम देखने वालों को, क्योंकि डेफिनेटली अवेयरनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और आप क्योंकि खुद एक्सपर्ट हैं और इस फील्ड के अंदर काम करती हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगी। दो चीजें मैं सिर्फ कहना चाहूंगी वेरी क्विकली। एक ये है कि ये ब्रेस्ट कैंसर आदमियों को भी हो सकता है, ठीक है ना, सो मेन आल्सो हैव टू लुक आउट। उनको बहुत कम परसेंटेज है तो मेन कैन आल्सो गेट ब्रेस्ट कैंसर, सो दिस इज आल्सो दिस थिंग। एंड दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पे कैंसर रजिस्ट्री की बहुत जरूरत है, बिकॉज इतने केसेस होते हैं और रजिस्टर नहीं होते हैं, तो दैट वी रियली नीड कैंसर रजिस्ट्री, ताकि जो केसेस हो वो साथ साथ रजिस्टर होते रहे, ताकि हमारे पास एक डाटा जमा हो जाए
That is what I would like to say. ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज देंगे? थोड़ा सा एज ब्रैकेट भी मैं चाहूंगी आप बता दें, किस एज की खवातीन में ज्यादा ही केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या शरह ज्यादा है? हाँ, अच्छा, पहले ये कि वैसे जो स्टैंडर्ड है या बुक्स कहती हैं कि 45 या 50 में जब हो तो आपको कैंसर हो सकता है, चाहे फैमिली हिस्ट्री है या नहीं। लेकिन अब हम अपनी क्लिनिक्स में यंगर एज में कैंसर देख रहे हैं। 23, 22 ईयर ओल्ड गर्ल्स, किसी की शादी हुई, किसी की पहली प्रेगनेंसी है, कोई अपने बच्चे को दूसरे बच्चे को दूध पिला रही है तो ब्रेस्ट में लंप हुआ और उन्होंने दिखाया और वो ब्रेस्ट कैंसर निकला है, तो यंगर एज में भी है। और यंगर एज में यूजली हम कहते हैं कि जेनेटिक हो, फैमिली में हिस्ट्री हो, लेकिन कभी जो ये लड़कियां आ रही हैं इनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं, बट दे आर स्टिल प्रेजेंटिंग विद द डिजीज। तो इसलिए ब्रेस्ट में कोई भी चेंज महसूस हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। आपने क्वेश्चन किया था कि क्या मैमोग्राम हर जगह अवेलेबल है? यस, मैमोग्राम आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके चैरिटी हॉस्पिटल से लेके जो आपके प्राइवेट सेक्टर है हर जगह अवेलेबल है, और आपके ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट भी अब हर जगह हैं। तो फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, आप जहाँ जाएं आप ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें और अगर आपको कुछ महसूस हो, कोई शक भी हो तो आप टेस्ट भी करवा सकते हैं, स्पेशली अक्टूबर के महीने के अंदर। तो जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी कहा था ना कि मुझे लगा कि ब्रेस्ट में लंप था, तो पीरियड से पहले और ड्यूरिंग पीरियड्स अपने आप को एग्जामिन नहीं करना। उस टाइम हमें ब्रेस्ट पेनफुल और लंपी लगता है। एग्जामिन योर सेल्फ आफ्टर पीरियड्स, सेल्फ एग्जामिनेशन का टाइम वो है। और स्क्रीनिंग मैमोग्राम जरूर करवाएं। और अगर फैमिली में यंग एज में कोई हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की रिपोर्ट हुई हो तो प्लीज जेनेटिक टेस्टिंग या फिर हर वक्त डॉक्टर से इन टच रहें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कौसर। और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि प्रिवेंशन के खुद से आप एग्जामिनेशन कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है ना ऑलरेडी आपके सामने आ जाएंगी और आपको फिर हैंडल करना आसान हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर है भी तो अर्ली स्टेज में आपको समझ में आ जाएगा। डिटेक्ट करना बड़ा जरूरी है ना अर्ली स्टेज के अंदर, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लेते रहेंगे कि कोई मसला नहीं है और नजरअंदाज करते रहेंगे तो आपकी खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती है। तो इस पूरे महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर हम यही बात करते रहें, अवेयरनेस के ऊपर काम करते रहें, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर जाकर लोगों को बताया जा रहा है, बच्चियों को बताया जा रहा है कि उनको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। खैर जी, एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं और भी मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है, आपके मसलों को डिस्कस करना है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले अपने अगले सेगमेंट्स की तरफ हम बढ़ें और आपको बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन आपको बता देते हैं, जहां पर इस वक्त एहतजाज की सिचुएशन है, लेकिन एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस एहलकार या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर काफ़ी गुत्थम गुत्था हो गए हैं और ये पता चला है कि कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं उनके पास वहाँ पर असलहा भी मौजूद है। और इस सारी सिचुएशन जो है उसका नोटिस ले लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी है जिसके अंदर सरदार यूसुफ हैं, एहसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह भी शामिल है। और ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो खुद से मॉनिटर करेंगे इस सारे मुज़ाकरात के अमल को और जो भी मुतालबात हैं और जो भी जायज़ मुतालबात हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के उनको माना कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात जो है वो कर लिए जाएं और ये सारी सूरत हाल ना हो। ये बताया जा रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट जख्मी भी हुए हैं, कुछ एहलकार जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही। बहरहाल जी अब देखना यह है कि मामलात कब और किस तरह से कंट्रोल में आते हैं और हुकूमत इस पर क्या करती है। आगे बढ़ जाते हैं जी। अगला हमारा सेगमेंट है कराची से सामने वाली आने वाली एक रिपोर्ट से मुतालिक जिसने सबको हिला कर रख दिया है, जिसमें इंकशाफ ये किया गया कि शहर में मिलने वाला निस्फ से ज़ायद दूध आलूदा है। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से 127 नमूने टेस्ट किए गए, जिनमें से 71 नमूने यानी 55% से ज़ायद सैंपल्स में मुज़र सहित केमिकल्स पाए गए हैं। कहीं पर आपको पता है कि डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, कहीं पर नमक मिलाया जाए, कहीं चीनी और कहीं पानी मिलाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। डिटर्जेंट यानी कि जो सर्फ होता है, कपड़े धोते हैं, जरा वो हो जाता है ना, गाढ़ा हो जाता है दूध। ओह माय गॉड, एक तो हमारी क्रिएटिविटी जो है ना उसकी भी दाद देने का समटाइम्स दिल कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही तशवीशनाक बात है क्योंकि दूध बच्चे भी पीते हैं, दूध बूढ़े
लोग भी पीते हैं, जवान भी पी रहे होते हैं। दूध महंगा भी हो रहा है, दूध महंगा भी कर रहे हैं। चाय कराची के अंदर जितनी ज्यादा पी जाती है तो इसका मतलब है कि हर शख्स जो इस वक्त चाय कंज्यूम कर रहा है, दूध कंज्यूम कर रहा है, उसकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब क्या किया जाएगा? दिल मेरा ये है कि इनके खिलाफ जो भी हरकत कर रहे हैं बहुत ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और इनको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं और क्या अभी तक कार्रवाई की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशंस बासित अब्बासी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं। बासित साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से पता ये चला कि 55% जो है ना वो ऐसे ही आए हैं कि मुजरे सेहत दूध है। थोड़ा सा डिटेल बताइएगा कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था, कहाँ से चेक करना शुरू किया था? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच जो आपने हमें लाइन पे लिया। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं 178 और मोर देन जो 65% है उसमें नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। तो जैसे हमें रिपोर्ट्स रिसीव हुई उसके बाद हमने सिंध फूड अथॉरिटी ने ज्वाइंटली एक्शन लिया है अलॉन्ग विद कमिश्नर कराची टीम, और हम जो है उन पे जाके हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट टीम्स वहाँ पे ऑपरेशन भी कर रही हैं, उनकी हाइजेनिक सिचुएशन भी चेक कर रही है और उसके अलावा जो फाइंडिंग्स है उसके मुताबिक उनको फाइनल किया जा रहा है। चेकअप था या किसी शिकायत के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया कि ये चेकिंग की जाएगी या सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, या फिर ये रूटीन का चेकअप होता है और ये रूटीन का मामला था? ये हमने रैंडमली चेकअप करवाया था, ठीक है, पूरे कराची डिवीजन से, जिसके बाद हमें ये रिपोर्ट्स तो हमारे कराची लैब से ये चीज सामने आई है, रिसीव हुई है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें कि किन किन इलाकों में सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, किन इलाकों से दूध के सैंपल्स जो हैं वो लिए गए हैं चेक करने के लिए? कराची में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबसे रैंडमली जो हमें शक व शुबात थे या फिर हमारे कंप्लेंट्स जो हमें रिसीव हुई हैं, हमने रैंडमली जो है वहाँ से रिसीव किए हैं, कलेक्ट किए वहाँ से। अच्छा, थोड़ा सा बता दें कि ठीक है जिन इलाकों से ये सैंपल लिए गए और जहाँ पर मुजरे सेहत दूध पाया गया है, कार्रवाई क्या की गई है? वहाँ पर वो जो दुकानें थी क्या उनको सील कर दिया गया है, नोटिस दिया गया है, या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर्स और अलॉन्ग विद कमिश्नर साहब की जो टीमें हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर है कंसर्न, वो हम डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं उन दुकानों पे, और जहां फाइंडिंग्स ज़्यादा है तो हम उन पे हैवी फाइन और उनको सीज भी किया जा रहा है। सीज करने के बाद हम उनको ऑफिस बुलाते हैं, SOPs वगैरह उनको समझाते हैं कि इस तरह आपको अगर बिजनेस करना है तो ये हमारी SOPs है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, कानून में प्रोविजन क्या है? कानून सिर्फ ये कहता है कि सिर्फ सीज कर दिया जाए और जुर्माने किए जाएं, या फिर कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है या कैद भी हो सकती है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए कानून तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम लोग पहले जाके हैवी फाइन्स सीज कर रहे हैं, उसके बाद उनको बुला के जो उनके मालिकान है, जो बेसिकली सप्लाई आता है, पूरी डिटेल लेके हम उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद उनको पूरी क्लियर चिट, अगर बाद में जब वो फ्रेश जब ओपनिंग होता है शॉप्स वगैरह, सब डेटा क्या कहता है? क्योंकि डेफिनेटली ये पहली मर्तबा तो है नहीं कि इस तरह से दूध के बारे में या मुजरे सेहत दूध के बारे में इत्तलात आई हों। क्या आदि मुजरिम भी इसके अंदर वो लोग भी मौजूद है जिनको पहले भी पकड़ा गया था, पहले भी सीज किया गया था, जुर्माना किया गया था और दोबारा से वो पकड़े गए हैं? थोड़ा सा जरा डेटा के बारे में हमें बताइए। देखिए रैंडमली हम ये सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, कुछ रिपीट भी हुए हैं, कुछ न्यू भी हमें यानी कि मिले हैं वो सैंपल्स। दूसरा मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जो डिटर्जेंट पॉजिटिव आ रहा है, ये दूध में डिटर्जेंट मिक्स नहीं करते, ये बेसिकली उस ड्रम को डिटर्जेंट से धोया जाता है, और अगर उसमें 1 या 2 ड्रॉप भी हो तो वो डिटर्जेंट पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, और क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं? दूध में मिलावट होती किस किस चीज की है, जरा ये हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए यूरिया भी मिला सकते हैं, डिटर्जेंट भी उनका थोड़ा बहुत आता है, अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा, अडल्ट्रेशन के बहुत केसेस हैं, चीनी नमक ये चीजें आती हैं उनमें। ठीक है, ठीक है। और ये नुकसान कितना ज्यादा पहुंचाती है? चीनी नमक का तो चलो हमें पता है कि वो कंज्यूम ऑलरेडी किया जा सकता है, एडिबल है, लेकिन ये जो बाकी चीज़ है, यूरिया की आप बात करें या डिटर्जेंट अगर चला जाए इंसानी जिस्म के अंदर, वो कंज्यूम कर ले तो कितना नुकसान होता है हेल्थ को? देखिए ये तो नुकसान तो बहुत है, लेकिन हमें कोई भी डिटर्जेंट पॉजिटिव या हमारे लैब्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आई हैं, जहां डिटर्जेंट की थोड़ी भी मिकदार पाई जाती है तो हम उसको सारा दूध उसका डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एट द एंड आप हमें ये बता दें, खालिस दूध की पहचान किस तरह से होती है? कैसे किसी को पता चल सकता है कि यहाँ से जो दूध आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है? देखें, जो आप रिलायबिलिटी थोड़ी करनी पड़ेगी दुकानों पे, अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं, इवन मैं आपके थ्रू एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहूँगा हमारी जनरल पब्लिक को कि सिंध फूड अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हमारे साथ दें। अगर आपको कोई शक व शुबात आते हैं दूध में
तो हमें काइंडली इन्फॉर्म करें, क्योंकि बाज़ औकात हमारी टीमें कहीं और डिस्ट्रिक्ट्स या कहीं और जगह पे काम करती हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकती। जैसे वो इंटीमेट करते हैं तो रैपिडली हम उस पर एक्शन उठाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बासित अब्बासी साहब मौजूद थे और उन्होंने कराची में जो दूध इस वक्त मिल रहा है, जो सिचुएशन वक्त है मुजरे से दूध की, उसके बारे में बताया। अगर आपको भी लगता है कि जहाँ से आपका दूध आ रहा है या किसी दुकान पे से आप दूध लेकर आ रहे हैं और वो दूध ठीक नहीं है, उसके टेस्ट में मसला है, उसमें से कोई स्मेल आ रही है, तो आप ये सिंध फूड अथॉरिटी जो है ना उसको बता सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर या उनको कॉल करके भी, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का मामला है, आपकी सेहत का मामला है और सेहत के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ना है और बात हमने करनी है सेगमेंट मनी मैटर्स में। This segment is brought to you by Allied Bank Limited. जनाब, पाकिस्तान में सितंबर के महीने में महंगाई की शरह एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक महंगाई जो है वो 5.6% पर रही है, जो वजारत खजाना की पेशगोई से बहुत ज़्यादा है। वफाकी दायरा शुमारियात की बात करें तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में देहात में महंगाई की शरह सालाना 5.8% रही है। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि वजारत खजाना ने सितंबर के लिए महंगाई का जो तखमीना है 3.5 से 4.5% लगाया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है महंगाई, बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सैलाब बहुत ज़्यादा आए हैं, उसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, तो अल्टीमेटली हर चीज़ के ऊपर इसका फ़र्क पड़ा है। लेकिन मज़ीद इसके क्या असरात होंगे और हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे ये कहा जा रहा है कि शायद एक मिनी बजट भी आ सकता है और फिर IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ज़रा हमें समझाएं इस सिचुएशन को हम कैसे समझें। महंगाई की तो हमें समझ आ गई कि महंगाई बढ़ रही है, डेफिनेटली हमारी जिंदगियों पर असर पड़ेगा, लेकिन और हम क्या एक्सपेक्ट करें? डॉक्टर साहब से बड़े हुए हैं, यही सुन रहे, महंगाई बढ़ रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस मामले को खोलें। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो ये कह रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम यही समझे कि महंगाई बढ़ने की शरह बढ़ गई है? करेक्ट। सो आज से 3 साल पहले चले जाएं, 2023 में महंगाई के बढ़ने की रफ्तार 29% थी। उसके ऊपर अगले साल 2024 में कीमतें 24% बढ़ी। पिछले साल महंगाई के बढ़ने की जो रफ्तार है वो कदरे कम हो गई थी, वो 5% के करीब आ गई थी। सो जिसको हम कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी सी आ गई थी, IMF के साथ एंगेजमेंट हुई, कुछ चीज़ें बेहतर हुई। ये जो अभी साल शुरू हुआ है इसमें उम्मीद आप कर सकते थे कि महंगाई जो है अगेन 5 से 7% के दरमियान ही रहेगी। ये जो पिछला महीना गुजरा है इसमें ऑफ कोर्स 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ऑफ कोर्स यू कैन सी द फ्लड इम्पैक्ट, राइट? आई मीन पेरिशेबल्स का इम्पैक्ट, सप्लाई चेन्स, यानी कि जहां से सामान आना था, अगर ब्रिज टूट गया है या पानी आ गया है, और फिर कुछ एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन भी लोगों की होती है कि चीज़ें महंगी होनी है। आपने 2 की बजाय 4 चीज़ें ले ली, उसकी वजह से भी एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट देखते हुए आपने डिमांड ज़्यादा कर ली, प्लस सप्लाई साइड भी डिस्टर्ब हुई है। ये भी हुआ है कि कुछ जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है ना वो बढ़ा है कुछ, थोड़ी सी, जब 22% का पॉलिसी रेट था यानी कि इंटरेस्ट रेट था, वो 11% हुआ, तो लोगों ने ये गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा बिकना शुरू हुई, उससे एक डिमांड क्रिएट हुई, उससे भी थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ी है। यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक थोड़ी सी अपटिक है, ये ज़रूर है। लेट्स होप कि एनर्जी प्राइसेस इंटरनेशनली ना बढ़े, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। मजीद भी बढ़ने का खदशा है खाकान नजीब साहब? आइंदा आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि महंगाई की शरह मजीद एक्सीड कर सकती है? आई थिंक अब ये रियली डिपेंड करता है कि जो पेरिशेबल्स हैं उनमें क्या नुकसान हुआ है फ्लड का। इनिशियली ये कह रहे हैं 350-400 अरब का नुकसान, और बहुत ज़्यादा क्रॉप का जो डैमेज है वो नहीं है। अगर इफ दैट्स द सिचुएशन तो शायद जब हम साल ख़त्म करेंगे तो यही 5 से 7% के दरमियान ऑन द एवरेज 12 महीने में महंगाई बढ़ने की शरह कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर जो है वो रहेगी। कंसिडरिंग कि ये एक फ्लड का शॉक भी आया है, कंसिडरिंग कि थोड़ी सी इकोनॉमी खुलने भी की तरफ जा रही है, दिस इज अ फेयर एस्टिमेट। बट ये याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आपने कहा ओवरऑल क्या है, देखिए ओवरऑल जायज़ा ये, अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं ना कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है वो 4-5% पे रहे पाकिस्तान में, तो आपको पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पर एकड़ जो टमेटो, जो आप वेजिटेबल्स उगाते हैं वो बेहतर हो जाए। अगर वो बेहतर किस तरह से होगी खाकान साहब? अभी सैलाब के जो असरात हैं वो हम देख रहे हैं, किसान परेशान हैं, तो ये बेहतर हो किस तरह से सकता है?
सैलाब ने हमें क्या सिखाया है कि 2022 में भी सैलाब आया था, 2025 में भी सैलाब आया है, 1950 से लेकर अब तक 29 सैलाब पाकिस्तान में आए हैं। अब क्या सिखाया हमें सैलाब ने कि जब तक यार फंडामेंटल चीजें ठीक नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है, वाटर कोर्सेज ठीक नहीं करेंगे, पॉन्डिंग के इश्यूज नहीं सॉल्व करेंगे, नाजायज तजावुजात नहीं उठाएंगे, डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोकेंगे। इंटरेस्टिंग पता है क्या है कि सैलाब 29 दफ़ा आया है हमें सिखाने के लिए, लेकिन हमने मानी हुई है, हमने ये ठानी हुई है कि हमने सीखना नहीं है, क्योंकि हर मर्तबा हमें इसी तरह से नुकसान हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो ये 3-4 चीज़ें गिनवाई, 3-4 फैक्टर्स गिनवाए हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट के बारे में आपने कहा कि वो 11% पर बरकरार रहा तो लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह ख़रीदी, सप्लाई एंड डिमांड की आपने बात की, और इसके अलावा फ्लड्स की भी आपने बात की। क्या इसमें से जितने भी फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं कंट्रोलेबल थे? अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली उनके ऊपर काम करती तो क्या कंट्रोल किया जा सकता था कि महंगाई ना बढ़े? तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, दीज आर लॉन्ग टर्म रेमेडीज ऑफ पाकिस्तान कि पैदावारी सलाहियत अगर आप बढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज वो वक्त है कि वो मेहनत करनी चाहिए, इसलिए कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, पेमेंट्स हो रही हैं, $14.5 अरब के रिजर्व हैं, महंगाई की शरह जो बढ़ने की है वो कदरे कम हो गई है, कुछ खसारे जो हैं वो भी संभल गए हैं। आज अगर ये काम नहीं करेंगे ना, जो लॉन्ग टर्म महंगाई को पाकिस्तान में, इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट जो महंगाई की रफ्तार में इम्पैक्ट करता है वो एनर्जी कॉस्ट्स हैं आपकी, राइट। अगर आप एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे, अब ये सब कंट्रोलेबल हैं अगर आप ये सारी हार्ड वर्क और ये टीम एफर्ट करना चाहें तो। क्या आपने बिजली के निज़ाम को इसी तरह चलाना है या प्राइवेटाइज करके मार्केट बनाकर कंपेटिटिवली चलाना है? अब अगर एज अ मोनोपोली रन बाय द गवर्नमेंट ही चलाते रहेंगे तो फिर नुकसानात वैसे ही होते रहेंगे। आम आदमी की जिंदगी पे किन चीजों की कीमतें बढ़ने से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? कल हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। कौन सी चीजें ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं आम आदमी की जिंदगी पर? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो लोअर इनकम अर्नर्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग है उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि वो स्पेंड सबसे ज़्यादा फूड पे कर रहे हैं। लेट्स से कि यू आर अ वेरी रिच पर्सन, तो आपका जो बहुत छोटा सा होगा 10-15% आप फूड पे खर्च कर रही होंगी, बिकॉज यू कैन स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स, यू कैन स्पेंड ऑन हाउसिंग एंड अदर थिंग्स। बट लेट्स से मैं एक लो इनकम अर्नर हूँ तो मेरी जो फूड है विल बी 40%। सो फूड कंस्ट्रेंट्स द मोस्ट जो लो इनकम अर्नर है। और सेकंड आई थिंक एनर्जी, बिकॉज बिजली तो अमीर या गरीब ने बत्ती जलानी ही जलानी है, गैस का इस्तेमाल करना ही करना है, पेट्रोल अगर वो नहीं कर रहा इस्तेमाल तो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। सो फूड एंड एनर्जी आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं बिकॉज एनर्जी जो है बहुत डिपेंडेंट है। अगर प्लाट्स जिसकी कीमत लेके हम तेल का तायुन करते हैं वो बढ़ गई है कीमत दुनिया में, तो व्हाट हैपेंस, तेल कल आपने देखा 4 रुपए महंगा हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर डॉक्टर साहब, और वो ये कि जब IMF के साथ मीटिंग होने लगती है ना तो हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 30 सेकेंड्स में अगर मैं आप ये बता दें कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं जो मीटिंग होने वाली है? आई थिंक कि पाकिस्तान लार्जली ऑन ट्रैक है, कुछ चीज़ों में कबाते हैं। आई थिंक वो अभी फंड उनको कोई बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं करेगा। फ्लड लेवल हियर एंड। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।